गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, उनको आपको अपनी नोटबुक में करना है और मुझे दिखाना है। आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके और मुझे असाइनमेंट में दिखाओगे, जिससे मुझे पता लगे कि किन किन बच्चों ने ये किया है। ठीक है, तो सारे बच्चों को नोटबुक में ये क्वेश्चन करने ही हैं। 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब अपन पढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। अति अम्लता से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उपचार है? हमारे आमाशय में स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। सबके पेट में क्या होता है? HCl होता है। ठीक है, और वो HCl भोजन पचाने में सहायक होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वह ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है और वो भोजन को पचने में सहायक नहीं होता। तो अगर HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं अति अम्लीयता हो गई, या इसे अपन क्या कहेंगे? अति अम्लीयता। इसका उपचार करने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे प्रति अम्ल पदार्थ का उपयोग करते हैं। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव के उदासीन कर देता है। ठीक है, अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। क्योंकि अपन जानते हैं, हमने पढ़ा था कि अम्ल जो है वो क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, और जैसे ही अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो इस क्रिया को अपन उदासीनीकरण भी कहते हैं। मतलब उदासीन हो जाता है, ना तो उसमें अम्लीयता रहती है ना क्षारीयता रहती है। तो अतिरिक्त जो भी अम्ल बना है वह क्षार के माध्यम से उदासीन हो जाता है, और वो क्षार अपन कौन सा लेंगे? दूध या मैग्नीशियम। छठा है, यदि कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में बिना उपचारित किए विसर्जित कर दें तो क्या होगा? अब कारखानों से निकलने वाला जो पदार्थ है, जो कचरा है, वो उसमें अम्ल होता है, अम्लीय पदार्थ है। तो उसको अगर जलाशय में अपन डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे अगर, तो क्या होगा कि वो अम्लीयता किस में चली जाएगी? जल में चली जाएगी। और जल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं, जो पौधे हैं, वो क्या करेंगे? उस अम्लीयता युक्त जल को ग्रहण करेंगे, या वह जो अम्लीयता होगी उनके जीवन के लिए हानिकारक होती है। तो कारखानों के अपशिष्ट कचरों में अम्लीय पदार्थ होता है। यदि इस अपशिष्ट को सीधे ही जलाशयों में डाल दिया जाए तो मछलियों, जल पौधों व जलीय विलयन के जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि उन्हें क्या करेंगे अपन? उपचारित किए बिना, मतलब उनका उपचार किए बिना, उसमें क्या करते हैं अपन? उस कचरे में हमें क्या करना चाहिए? क्षारीय पदार्थ डालना चाहिए, और क्षारीय पदार्थ डालकर उस अम्लीयता को कम करके उसके बाद में उसको जल में छोड़ना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है, नींबू के रस को रखने के लिए दांतों के पात्र का उपयोग क्यों नहीं करते? आप लोगों ने देखा होगा रसोई में जो भी अम्लीयता युक्त पदार्थ हैं, जैसे दही है, संतरे का रस है, नींबू का रस है, जितने भी खटाई युक्त पदार्थ हैं जो खट्टे होते हैं, वो कभी भी धातु के पात्र में नहीं रखे जाते। क्यों? क्योंकि अम्ल जो है वो धातु से क्रिया करता है। क्या होता है? अम्ल धातु से क्रिया करता है, और अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाता है? एक विषैला पदार्थ बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, और हाइड्रोजन गैस विषैली होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए कभी भी खट्टे युक्त जितने भी पदार्थ हैं उनको धातु के पात्र में नहीं रखना चाहिए। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे? देखो, नींबू के रस में अम्ल होता है जो धातु के पात्र से क्रिया करके विषैला पदार्थ बनाता है। इसलिए नींबू के रस को रखने के लिए धातु के पात्र का उपयोग नहीं किया जाता। यह विषैला पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगला प्रश्न, सूचक किसे कहते हैं? सूचक अपन जानते हैं, सूचक क्या होता है? किन्हीं 2 सूचक के नाम बताइए। अम्ल तथा क्षारक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो सूचक 2 प्रकार के हैं।
पदार्थों को चखे या छुए बिना पदार्थ अम्ल है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, सूचक। इसलिए नींबू के रस को धातु के पात्र में नहीं रखा जाता, ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ, यहाँ देखा था अपन ने, सूचक कहते हैं। पदार्थों को चखे या छुए बिना पदार्थ अम्लीय या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो सूचक किसे कहते हैं, इसका क्वेश्चन आ गया। किन्हीं दो सूचक के नाम बताइए, किन्हीं दो सूचक के नाम बोलिए। हमने पढ़ लिया, ये शुरू में पढ़ा था, बहुत सारे सूचक हैं। लिटमस, हल्दी, ये दोनों अम्ल और क्षारों के सूचक हैं। जो लिटमस पत्र जो है वो अपने रंग को परिवर्तित कर देता है, इसी प्रकार हल्दी का रंग भी चेंज हो जाता है। तो सूचक अपना रंग परिवर्तित करके पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताता है, अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे लाल लिटमस पत्र है वो नीला हो जाता है, नीला जो है वो लाल हो जाता है, हल्दी पीले रंग की होती है वो लाल रंग की हो जाती है। तो इस प्रकार से सूचक क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करके और ये बता देते हैं कि वो अम्ल है या क्षार। दो सूचकों के नाम, लिटमस, हल्दी, ये दोनों सूचकों के नाम हैं। अब अम्ल क्षार पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। अम्ल व क्षार का सूचक पर प्रभाव क्या होता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है। अम्ल एवं क्षार को हल्दी के घोल में मिलाने पर लाल रंग आता है, तो ये भी अपना कलर चेंज कर देता है। तो इस प्रकार से हम इनके माध्यम से अम्ल व क्षार का परीक्षण कर सकते हैं। अम्ल और क्षार में कोई तीन अंतर लिखिए। अम्ल और क्षार में अंतर, अम्ल और ये क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। छूने पर साबुन जैसे नहीं लगते और ये छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। तो ये तीन अंतर मुख्यतः है कि पीछे जब मैंने पढ़ाया था तब ये अंतर हमने देखा था, तो ये आप लिखोगे। अगला जो है तीसरा प्रश्न वो है निम्नलिखित के घरेलू उपयोग लिखिए। धावन सोडा, सोडियम क्लोराइड, गंधक का अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और एसिटिक अम्ल, ये सारे अपन ने पीछे पढ़े थे और इनके हमने उपयोग भी पढ़े थे। ठीक है। गंधक का अम्ल कौन सा है, ये कौन सा है, धावन सोडा कौन सा है, इनके नाम भी मैंने बताए थे कि साधारण नाम ये हैं और इनके रासायनिक सूत्र आपके ये हैं। तो पहला, धावन सोडे का उपयोग घरेलू स्तर पर कपड़ों की धुलाई के लिए किया जाता है। ये मैंने नोट्स में आपको बता दिया था, पीछे अपन ने जब पढ़ा था तब मैंने बताया था आपको। दूसरा, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है जिसको अपन भोजन में उपयोग में लेते हैं। गंधक अम्ल का उपयोग तनुकृत करके, तनुकृत मतलब उसमें पानी मिलाकर टॉयलेट साफ करने में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग घरों में पुताई के लिए किया जाता है। CaO पढ़ा था ना, CaO। एसिटिक अम्ल CH3COOH, इनके आप रासायनिक सूत्र जो है वो भी याद रखोगे। सिरका जिसको बोलते हैं, सिरका भी बोलते हैं, ये अचार बनाने में काम में लिया जाता है। तो ये अपन ने इनके उपयोग पीछे पढ़ रखे हैं, ये आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए। आपका जो 5वां लेसन मैंने शुरू कर रखा था वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है और हम अभी नए सिलेबस से तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। हमने जो 5वां चैप्टर पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण, वो भी नए किताब में भी है। नया जो सिलेबस आया है उसमें भी 5वां लेसन वही है, तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ। हमने जो पुरानी किताब से लेसन स्टार्ट किया था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब तीसरा जो चैप्टर है ये नई किताब से है, नया सिलेबस चेंज हुआ है,
ये हो सकता है पुरानी किताब में तीसरा चैप्टर नहीं हो, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई पुरानी किताब है तो आप उस बुक से नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। सबके समझ में आ रहा है? तो यहाँ तीसरा जो चैप्टर है वो है रेशों से वस्त्र तक। रेशों से हम कपड़े तक कैसे पहुँचते हैं? हमारे जो कपड़े हैं वो किससे बने होते हैं? रेशों से बने होते हैं, ठीक है। और रेशे कई प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, कृत्रिम मतलब जो मानव ने बनाए, मनुष्य के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो कृत्रिम होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ रेशों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ रेशे हम पढ़ेंगे जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो कुछ रेशों के बारे में हम पहले यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। थर्ड, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं, ठीक है। जंतुओं से प्राप्त होते हैं जो रेशे, ऊन के रेशे, रेशों को इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। आप जानते हो भेड़ से हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ऊन हमें कहाँ से मिलती है? भेड़ों से मिलती है, ठीक है। रेशम के फाइबर, रेशम के जो रेशे हैं वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। कोकून मतलब कोश। तो रेशम के कीट होते हैं, रेशम के कीट शहतूत के पेड़ पर रहते हैं, ठीक है। तो वहां से हमें क्या मिलता है? रेशम मिलता है। तो रेशम और ऊन, रेशम और ऊन कहाँ से मिलती है? भेड़ और याक से। और रेशम कीट से हमें क्या मिलता है? रेशम मिलता है, ठीक है। अब जांतव रेशे, ऊन और रेशम जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो रेशे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ऊन के बारे में। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। आपने देखी होगी, भेड़ देखी है ना, बकरी भी देखी है, याक आपने नहीं देखा होगा, लेकिन वो भी एक भेड़ के जैसा सा ही एक जानवर होता है, जंतु होता है। तो इनके शरीर पे क्या होते हैं? बाल होते हैं। तो इनका शरीर पूरा बालों से ढका हुआ रहता है। ये अपन चित्र में देखेंगे आगे। क्या आप जानते हैं इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। क्यों? क्योंकि जो ऊन और जो ये रेशे होते हैं ये हल्के होते हैं, ठीक है। उनके बीच में जगह रहती है, तो उन जगह पर क्या होता है? उन जगहों पर आसानी से वायु जा सकती है। और वायु क्या होती है? वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु ऊष्मा की कुचालक। ऊष्मा की कुचालक होने का क्या मतलब हुआ कि उस ऊन की जो परत है, जीव जंतुओं के ऊपर जो ऊन की परत रहती है उससे न तो बाहर की गर्मी अंदर जा सकती है उनके शरीर में, और न ही शरीर की गर्मी बाहर जा सकती है। पता चल गया? ऊष्मा का कुचालक होने का मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा आ जा नहीं सकती, न तो आ सकती न जा सकती है। ये अपन कह सकते हैं कुचालक होना। ये अपन चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे आगे ऊष्मा के बारे में। तो यहाँ पे इतना ही समझे कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा के कुचालक होने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि ऊष्मा का आना जाना नहीं होता, ठीक है। अतः बाल जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त होते हैं। जो रोएदार रेशे हैं जंतुओं के शरीर पर जो ये बाल होते हैं, इन्हीं से हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। पहला, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी
मुलायम बाल। दो प्रकार के बाल बताए हैं, एक तो रूखे बाल होते हैं और एक मुलायम बाल होते हैं। ठीक है, रूखे बाल कहाँ होते हैं? दाढ़ी के आसपास। और त्वचा पर कौन से होते हैं? मुलायम बाल। ये मनुष्य के भी ऐसे होते हैं, देखो जो व्यक्ति रहते हैं, जो आदमी होते हैं, उनके दाढ़ी में रूखे बाल रहते हैं, थोड़े कड़क रहते हैं, और बॉडी पे, शरीर पे मुलायम बाल रहते हैं। तंतु रूपी बाल ऊन, तंतु रूपी जो बाल है, ये जो मुलायम बाल है, ये तो क्या करते हैं? ऊन होते हैं। कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। मतलब ये जो मुलायम बाल है, जो उनके त्वचा पर रहते हैं, उनसे तो हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। क्योंकि ऊन आपने देखी क्या, ऊन कितनी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है ना, तो वो ऊन हमें भेड़ों के त्वचा से प्राप्त होती है। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। मतलब ऐसी भेड़ों को ही जन्म दिया जाता है या प्रजनन करवाया जाता है, जन्म के लिए प्रजनन करवाया जाता है कि वे हमें मुलायम बाल वाली भेड़ ही पैदा करे। ठीक है, मुलायम बाल वाली भेड़ों का ही प्रजनन हो। ऐसा करने पर हमें ऊन जो है वो अधिक मात्रा में मिल सकती है। ये देखिए घने बालों वाली भेड़, ये देखिए इसके बॉडी पे कितने घने बाल हैं। ये देखिए यहाँ तक बहुत ज़्यादा, और इनको कैंची से कट किया जाता है, कैंची से इनको कट किया जाता है, और कैंची से बालों को कट करने पर इनको दर्द नहीं होता। ठीक है ना, एक तो अपन क्या है, बाल खींचते हैं तो खींचने पर दर्द होता है क्योंकि त्वचा उसके साथ आती है, और अगर उनको कट किया जाता है धीरे धीरे से तो इनको दर्द नहीं होता। तो ये आप ध्यान रखोगे। ऊन प्रदान करने वाले तंतु, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मैं ऊन भेड़ से ही प्राप्त हो, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ही ऊन होती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भेड़ जो है वो ज़्यादा मात्रा में ऊन देता है या अच्छी क्वालिटी की ऊन देता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि केवल भेड़ ही ऐसा कोई जानवर है, जंतु है जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है। और भी बहुत से ऐसे जानवर हैं, जैसे बकरी है, ऊंट है, इनके बालों से भी ऊन बनाई जाती है, लेकिन इनकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। और भेड़ के शरीर पर ऊन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक होता है ना, याक, ये भेड़ के जैसा ही होता है, तो इसकी ऊन तिब्बत और लद्दाख में याक की ऊन प्रचलित है वहाँ पर। ठीक है, और हमारे यहाँ पे भेड़ की ऊन जो है वो ज़्यादा प्रचलित होती है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जा सकती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में जो वो जो बकरी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? अंगोरा बकरी। अंगोरा नस्ल होती है, एक प्रकार होता है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल, फर होते हैं, फर देखेंगे सॉफ्ट एकदम। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जो सॉफ्ट होती हैं। जो फर वाली शॉल आपने देखी होगी, ठीक है ना, जिन्हें पश्मीना शॉलें भी कहते हैं। ये कश्मीरी शॉल कश्मीर में पाई जाती, कश्मीर से प्राप्त होती है, हमें कश्मीर से यहाँ पर मंगवाई जाती है। ये देखिए अंगोरा बकरी, ये अंगोरा बकरी का चित्र है, और ये बकरी है जिनसे हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। ठीक है, इनके बॉडी पे देखो कितने बाल है ना, और इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में ही किया जाता है। ऊंट देखा है आपने? ऊंट के शरीर पे भी बहुत बाल होते हैं। ठीक है ना, तो वो जो भी बाल हैं, जितने भी उनके बाल होते हैं, उनको कट करके उनसे भी क्या बनाई जाती है?
ऊन बनाई जाती है। तो ये आप पढ़ोगे। तो ऊन किन किन से प्राप्त होती है? भेड़ से, बकरी से, याक से, ऊंट से, ठीक है। और कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रचलित होते हैं, जैसे अपन ने भी पढ़ा था जम्मू एंड कश्मीर में या लद्दाख में, वहाँ कौन से प्रचलित है ज़्यादा, क्या प्रचलित है, याक कहाँ प्रचलित होता है ज़्यादा, भेड़ कहाँ ज़्यादा प्रचलित होती है, पश्मीनी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये सब आप पढ़ोगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे। इतना आप पढ़ोगे और जो पिछले वाला जो लेसन मैंने करवाया था 5वां चैप्टर, उसके आप क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में जरूर कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी।